तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जीएसटी 9 और 9C में हुए नए चेंजेस जो हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। ये चेंजेस जीएसटी ने रिसेंटली रिलीज़ किया है और इन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी टैक्स पेयर के लिए, ताकि आप अपनी एनुअल रिटर्न जो है एक्यूरेटली फाइल कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है जीएसटी 9 इनेबल होने का ये है, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले अभी तक क्या होता था कि जीएसटी 9 जो है जनरली दिसंबर मंथ तक एक्टिव होती थी पोर्टल पे, लेकिन नए सिस्टम है अब रिसेंट जो चेंज है उसके साथ अगर आपका सारे जो जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी जो है सारे जो मंथली रिटर्न वगैरह है वो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तभी आपका जीएसटी 9 जो है यानी कि एनुअल रिटर्न आपका जो है वो पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा और आप उसे भर सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई रिटर्न आपका पेंडिंग है, मान लीजिए आपका 3B या जीएसटी 1 कंप्लीट नहीं है पूरे साल का, तो आपका जीएसटी 9 जो है एनेबल नहीं होगा पोर्टल पे। तो आपको सारा रिटर्न आपका जो है फाइनेंशियल ईयर का उसको पहले कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आपका जो पोर्टल पे जो है जब आप कंप्लीट कर लेंगे तभी आपका जो है एनुअल रिटर्न जो है 9 एक्टिव हो जाएगा पोर्टल पे, आप उसे भरना शुरू कर सकते हैं। अगला जो चेंज है टेबल 8A को लेकर है, यानी कि इनवर्ट सप्लाई जो ऑटो पॉपुलेट होता है उसके मैटर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नया रूल है उसके हिसाब से टेबल 8A में जो है जीएसटी 2B में जो ऑटो पॉपुलेट होगा डाटा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ध्यान दे दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के वो सारे इनवॉइस जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में नेक्स्ट ईयर के 2B में जो आए हैं वो अपीयर हुए हैं, जो वो आएंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की वो सारे इनवॉइस जो कि अप्रैल 24 से लेकर अक्टूबर 24 के बीच में अपीयर हुई है, वो सारे इनवॉइस एक्सक्लूड हो जाएंगे, इस 2B में नहीं आएंगे। यानी कि आपके जो ऑटो पॉपुलेट होता है डाटा जीएसटी 9 में वो इसके हिसाब से अब ऑटो पॉपुलेट होगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस है 30 मार्च 2025 का और सप्लायर ने उसे अप्रैल 2025 के जीएसटी 1 में रिपोर्ट किया है, इसका मतलब क्या है, ये इनवॉइस आपके जीएसटी 9 में यानी कि 24-25 वाले जीएसटी 9 के टेबल 8A में शो करेगी। अगला जो चेंजेस है वो है आपके जो अमेंडमेंट होते हैं थ्रू जीएसटी 1A, जब आप करते हैं कोई गलती हो जाता है 1 फाइल करने के बाद, तो आप जो 1A के थ्रू अमेंडमेंट करते हैं वो आपके जीएसटी 9 में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। नए अपडेट के अनुसार अब जीएसटी 1A के थ्रू जो भी अमेंडमेंट आपने किया, यानी कि मान लीजिए अमेंड किया या फिर कोई ऐड किया है, जो भी किया आपने वो अब आपके टेबल 4 और 5 में ऑटो पॉपुलेट होगी, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सप्लायर ने जीएसटी 1A में कोई अमेंडमेंट की है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके जीएसटी 9 के टेबल 4 और 5 में जो अपडेट किया हुआ जो फिगर है वो आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ऑटो पॉपुलेट होगा। अगला जो चेंजेस है इंपॉर्टेंट है वो भी है टेबल 6A1 में, यानी कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी जो ट्रैक करने का एक नया तरीका है ये, यानी कि नया टेबल जो 6A1 में, इसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटी जो आपने 24-25 में क्लेम किया है वो आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपके जीएसटी 9 में। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, रूल 3730A के अंडर में जो रिक्लेम आईटीसी है उस वो एक्सक्लूड होगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर नहीं करेगा, बाद बाकी जो है आपको वहाँ पे 6A1 में रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 23-24 का आईटीसी जो आपने 24-25 में लिया है, 23-24 का कोई भी आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिलेटेड जो कि आपने 24-25 में रिक्लेम किया है, रूल 37 के अलावा 37 जो है रूल उसके अलावा, तो टेबल 6A1 में आपका जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। और जो आईटीसी फाइनेंशियल 23-24 का ही आईटीसी जो कि रूल 37 या फिर 37A के अंडर में रिक्लेम हुआ है वो टेबल 6H में अब रिफ्लेक्ट होगा इस बार के आपके एनुअल रिटर्न, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एनुअल रिटर्न। चलिए अगला चेंजेस देख लेते हैं। इस बार के चेंजेस है मेजर हुआ आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम को लेकर नया रिपोर्टिंग जो है इस पर रूल 37 या फिर 37 के अंतर्गत नया रूल जो है, अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है, रिवर्स किया है और फिर रिक्लेम किया है, होता है ना आपने क्लेम कर लिया है लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए सेक्शन 16 के अंतर्गत आपने पेमेंट नहीं किया, 180 डेज के बाद पेमेंट नहीं हुआ तो आपको उसको रिवर्स कर दिया, फिर जब आपने पेमेंट किया उसको आपने रिक्लेम कर लिया, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जब फाइनेंशियल ईयर सेम फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करिएगा, टेबल 6B में आपने क्लेम किया जब आपने इनिशियल लिया, टेबल 7 में जब आपने रिवर्सल किया वो आपको डाल देना होगा, और टेबल 6 में जब दोबारा आपने उसको रिक्लेम किया आफ्टर पेमेंट, आपने 180 डेज के बाद जब पेमेंट किया तो दोबारा जब आपने रिक्लेम किया उसको आपने 6H टेबल में आपको भरना होगा इस बार। अब फाइनेंशियल ईयर में यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रूल 37 और 37A के अलावा ही बात करें अभी हम टेबल 13 में करेंट ईयर का प्लस आपका टेबल 6
A1 में जो कि नेक्स्ट ईयर का है आपका रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आपने रिक्लेम किया 37A के अंडर में, वो टेबल 6H वहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर का वहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जाम्पल एक लेकर क्लियर करते हैं, अप्रैल 2024, ठीक है, आपने क्लेम किया अप्रैल महीने में 2024 में, आपने उसको रिवर्सल कर दिया रूल 37 के अनुसार, मान लो पेमेंट वगैरह नहीं हुआ आपका विद इन टाइम लिमिट, अक्टूबर 2024 में आपने उसे रिवर्स किया, अप्रैल में लिया, अक्टूबर में रिवर्स किया, फिर उसके बाद आपने पेमेंट जब किया तो उसको अपने मार्च 25 में वो आपने रिक्लेम कर लिया, तो उस केस में टेबल 6H फाइनेंशियल 24/25 जब करंट वाला जो भरेंगे आप, तो आपको 6H में वो चीज़ डालना है। अगला जो चेंज है टेबल 8C में, यानी कि मिस ITC अगर कुछ हो गया, आपका ITC मिस कर दी है, उस केस में आपको क्या करेंगे, टेबल 8C है, ठीक, नेवल आपका जो GST 9 में टेबल 8C में सिर्फ वो ITC आएगा यहाँ पे इस टेबल में, जो कि फाइनेंशियल ईयर करेंट फाइनेंशियल जिसका आप अपना एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, और उसे आपने 24-25 में क्लेम नहीं किया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में स्पेसिफिक टाइम तक आपने उसे क्लेम किया है, जो स्पेसिफिक टाइम उसके अंतर में आपने क्लेम किया है। इसमें आपको ध्यान देना होगा, एक एक्सक्लूजन है, अगर आपने ITC क्लेम किया और रिवर्स कर दिया उसी ईयर में और फिर नेक्स्ट ईयर में जाकर उसे क्लेम किया, वो टेबल C में नहीं आएगा। एग्जांपल से इसको समझिए, जनवरी मान लीजिए 2025 का इनवॉइस है, लेकिन आपने 2024-25 में, जनवरी 25 का इनवॉइस है, 24-25 उसी साल, यानी कि एज पर फाइनेंशियल ईयर आपने उस इनवॉइस को ITC क्लेम नहीं किया, तो अप्रैल 2025 में जाकर उसने अपने उसे क्लेम किया, तो ये टेबल 8C में आएगा। ठीक है, आपने मार्च का जो मार्च तक नहीं लिया, आपने अगले मंथ में लिया, मार्च में जाकर रिवर्स कर दिया उसी फाइनेंशियल में, लेकिन जाकर अप्रैल महीने में लिया, वो आपके 8C का जो टेबल है GST 9 में, उसमें आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अगला जो चेंज है वो है टेबल 8B और 6H को लेकर, इसका जो डीलिंकिंग था उसको लेकर। अब टेबल 8B में सिर्फ टेबल 6B से ऑटो पॉपुलेट होगा ITC, जो टेबल 6B में ऊपर आप भरते थे वही वाला टेबल 8 में रिफ्लेक्ट करेगा। टेबल 6H रिक्लेम ITC का है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। जब टेबल 6H में पहले आता था दोनों को ऐड करके, अब उसमें ये सिर्फ आपका 6B वाला ही आएगा टेबल 8B में। इससे बेनिफिट ये होगा, जो डिफरेंस होता था ना, इसमें टेबल 8D का जो डिफरेंस होता था वो कम हो जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन करना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। इसको लेकर डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बनाए हुआ, आप उसे रेफर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चेंज आया है इम्पोर्टेड गुड्स को लेकर, और उसमें इन्वॉल्व ITC को लेकर। टेबल एक आया है आपका 8H1। अब इसमें नए टेबल में क्या है, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और उसका ITC जो है 25-26 में लिया है, तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में IGST पेड ऑन इम्पोर्ट टेबल 8G में आएगा। IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ध्यान से समझिएगा 8G में आएगा, और ITC क्लेम नेक्स्ट ईयर का टेबल 8H1 में आएगा नेक्स्ट ईयर का। इससे डिफरेंस क्या हो गया, टेबल 8I जो है वो नील रहेगा यहाँ पे। एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं, एक मान लीजिए आपने मार्च महीने 2025 को इंपोर्ट किया, इस महीने में ITC क्लेम अप्रैल 2025 में किया, तो टेबल 8H1 में फाइनेंशियल 24-25 का और प्लस टेबल 13, ये दोनों रहेगा। इस तरह से आपका रिफ्लेक्ट करेगा चीज़ को। ये इम्पोर्टेड गुड्स के लिए अपडेट है। अब एक और इम्पोर्टेंट चेंज आया है आपका लेट फी कैलकुलेशन में, यानी कि लेट फी आपका जो 9 और 9C कैलकुलेट करने के लिए जो होता था, टेबल 17 में, नया टेबल 17 में आपको किस तरह से कैलकुलेट होगा, GST 9C फाइल करने में डिले पर अब ये कैलकुलेट होगा। 9C आपका फाइल कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होगा, यानी कि मान लीजिए कि अब जो कैलकुलेट करिएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, GST 9 फाइल करने का जो एक्चुअल डेट है या फिर उसका ड्यू डेट, जो भी लेटर है, जो भी बाद में है, वहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक कैलकुलेट होगा, डिले आपका GST 9 जब आप फाइल करते हैं जिस डेट को, वहाँ तक ये कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने मान लीजिए GST 9 फाइल किया 5 जनवरी 2026 को, जनवरी में 5 तारीख को 26 को, ड्यू डेट इसका 31 दिसंबर 2025 था, 5 दिन लेट हुआ, ठीक है। 9C आपने फाइल किया कब, 7 जनवरी 2026 को, इसमें 2 दिन लेट फी हुआ, तो आपका टोटल लेट फी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 दिन का हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका जो है सिस्टम जो है आपका लेट फी कैलकुलेट करेगा जब आप इस बार का आपका एनुअल रिटर्न भरने जाएंगे, तो इस तरह से आपका लेट फी जो है वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है इस बार का एनुअल रिटर्न में, वो है HSN रिपोर्टिंग फैसिलिटी को लेकर। नया एक्सेल फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का होगा। न्यू फीचर इसमें क्या आपको मिलेगा, डाउनलोड टेबल 12 ऑफ GSTR 1 है HSN डिटेल आपको डाउनलोड करना होगा। अब इस फाइल को आप यहाँ से एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें GSTR 1 का HSN डाटा कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली टेबल 17 जो आपका है जब भरेंगे आप एनुअल रिटर्न, उसमें आप उसे
हेल्प लेकर आप उसका फीडअप कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चेंजेस है जो आपके इस बार के एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 और 9C रिलेटेड चेंजेस आए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखकर इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ये आपका अपना इस बार का अपना एनुअल रिटर्न जो है फाइल करना होगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर चलती रहेगी। और आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपके पास इंटीमेशन पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।